Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So today our lecture is the transcription of consonants. We are we have started chapter 2 and this is the lecture 2 of chapter 2, and we have already discussed chapter 1 articulation and acoustics, so you can watch those videos as well. So this video will be in Urdu or you can say in Hindi, and you can watch the same video in English as well. I have given the link in the description below. So this is going to be a very comprehensive lecture. ठीक है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमने देखनी है। उसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें राइमिंग स्कीम, राइम आपने सुना होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स वो एक सेम पैटर्न पर फॉल कर रहे हों, तो हम अगर किसी भी लैंग्वेज में कंट्रास्टिव साउंड्स को देखना चाहते हैं तो हम राइमिंग के ज़रिए देख सकते हैं। और इसके लिए ही जो टेक्निकल टर्म कंट्रास्टिव साउंड्स को फाइंड करने के लिए हम फोनेटिक्स में यूज़ करते हैं वो है मिनिमल सेट। मिनिमल सेट एक सेट ऑफ वर्ड होता है, एक सेट होता है वर्ड्स का जिसमें हर वर्ड जो है वो सिर्फ एक साउंड के डिफरेंस से दूसरे साउंड के साथ जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है। जैसे मैं कहूँ पिट, विट, सिट, लिट, ठीक है, रिट। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे जो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें हर साउंड एक साउंड के डिफरेंस से जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहा है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है मिनिमल सेट की। अगर सिर्फ दो वर्ड्स हमारे पास हों जो कि एक साउंड के डिफरेंस से चेंज हो रहे हो तो उन्हें हम मिनिमल कह सकते हैं। अब अगर हम इसी तरह कुछ वर्ड देखें जो पाई के साथ राइम कर रहे हैं, और इसके लिए बुक में एक टेबल दिया गया है, वो उसकी तरफ हम चलते हैं, वो देखते हैं। अगर आप बुक में चैप्टर 2 और पेज नंबर 38 पर आएंगे, सेकंड कॉलम देखें, इधर वो सारे वर्ड्स मौजूद हैं जो पाए के साथ राइम कर रहे हैं और एक साउंड के डिफरेंस से पूरा सेट मौजूद है। पाए, ठाए, खाए, बाए, डाए, गाए, माए, नाए, फाए, वाए, साए, जाए, साए, शाए, लाए, राय, हाय, यानी हर वर्ड का शुरू वाला साउंड सिर्फ चेंज है, चाय और जाए। ठीक है, तो ये किस तरह पूरा सेट। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ और हमारे पास ये जो वर्ड्स इधर मौजूद हैं, जैसे है स्पाई, ट्राई, स्प्राई, ये भी पाई के साथ राइम तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमने अभी सेट देखा है उसमें जो साउंड्स आ रहे हैं वो वाले साउंड्स जो हैं वो इन वर्ड्स में दो हैं, या वो मिनिमल सेट में जो एक एक साउंड के डिफरेंस से चेंज हो रहे थे तो इधर दो दो साउंड आ रहे हैं। इसमें तो स्प्राई में तो शुरू में 3 साउंड आ रहे हैं। अब राय जो है वो एक अलग सेट है, फिर साए जो है वो एक अलग सेट में आ रहा है। इस वजह से इस जो है वो ये जो है जितने भी ये जो वर्ड्स हैं ऑल बिगिन विद द सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर साउंड्स, ये दो या दो से ज़्यादा साउंड्स के सीक्वेंस से शुरू हो रहे हैं जो कि पहले ही मिनिमल सेट में मौजूद हैं, तो ये परफेक्ट राइम नहीं कर रहे, उस मिनिमल सेट में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, साए, दाए और शाए ये आ जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ऑल दो ये है 2 साउंड्स हैं, लेकिन 2 लेटर्स हैं, लेकिन ये एक ही साउंड को रिप्रेजेंट करें हैं, साए स को, और ये ज को, और ये श को। इस तरह कुछ वर्ड्स हम पाई के साथ नहीं भी राइम कर सकते, लेकिन एक हम बहुत बड़ा सेट बना सकते हैं जो पी के साथ राइम करेगा, और उसमें हम वो वाले साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, या फिर इसी तरह। और अगर हम हर अल्फ़ाबेट को एक नाम जो हम देते भी हैं, जैसे पी, डी, बी, तो अगर हम हर अल्फ़ाबेट का एक नाम रखें तो इस तरह हम पी के साथ एक बहुत बड़ा सेट फाइंड कर सकते हैं जो पी के साथ राइम करेगा, और पी के साथ जो है वो मिनिमल सेट हमें देखने को मिलेगा। तो फिर टेबल की तरफ दोबारा चलते हैं। अगर आप टेबल में जो है वो थर्ड कॉलम में आएंगे तो देखें पी, टी, की, बी, डी, मी, नी, फी, वी, सी, जी। ये इधर एक डिफरेंस है कि आमतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो जी को, इस लेटर को जेड कहा जाता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स के लिए ये वर्ड इस राइमिंग सेट में नहीं, ये लेटर इस साइन राइमिंग सेट में नहीं आना चाहिए। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे जी कहा जाता है तो उधर ये आ सकता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जेड बेड वाले सेट में आ सकता है, बेड जेड उसमें आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं। इस तरह शी, ली, ही, चीप और जी।
ठीक है, तो ये वही बात है जी और जेड वाली जो भी मैंने की है। अब कुछ कॉन्सोनेंट्स इस तरह के हैं कि जो अभी हमने जो देखे वो बिगनिंग कॉन्सोनेंट के चेंज होने से एक मिनिमल सेट बन रहा था, लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट इस तरह के हैं जो कि बिगिनिंग में आते ही नहीं हैं, जैसा कि द लेटर एन जी। ठीक है, अब ये जिस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, अब आपको पता है, अभी हम आगे जाके इसके बारे में बात भी करेंगे, तो ये अब बिगिनिंग में तो आता ही नहीं है। फिर हमें ऐसा सेट ढूंढना पड़ेगा जो आखिर में ही सिर्फ कॉन्सोनेंट चेंज हो रहे हो जिसके साथ, तो उसके लिए हम रैंग, रैम और रैन को देख सकते हैं। तो ये एन जी जो है रैंग, ये कुछ और नेजल्स के साथ जो है वो क्या कहता है कि मिनिमल सेट बना सकते हैं, रैंग, रैम, रैन। ऑल दो रैंग में जो वावल है जो एन जी से पहले आ रहा है, ये मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश में इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे भी जब हम वावल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन उसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि फॉर एग्जांपल कि आमतौर पर क्योंकि ये जो साउंड है ये नेज़ल साउंड है, तो अब जब आगे नेज़ल साउंड आ रहा होता है तो उसकी वजह से जो प्रीवियस जो है वो वावल होता है वो भी थोड़ा नेजलाइजेशन उसमें आ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग रैंग कुछ लोग कहते हैं रैंग। ठीक है, इस तरह। और इसी तरह कुछ कॉन्सोनेंट्स इस तरह के भी हैं कि जो शुरू में या आखिर में नहीं आते बल्कि दरमियान में आते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ऐसा कॉन्सोनेंट्स मिनिमल सेट ढूंढना होगा कि जिसमें सिर्फ मिडल में साउंड्स चेंज हों। और वो हैं जैसे मिशन, विजन। ऑल दो इस तरह के जो पेयर हैं जो सिर्फ इंग्लिश में जो सिर्फ मिडल वाला साउंड चेंज हो, तो वो काफ़ी हमें कम पेयर मिलेंगे। और इसकी एक एग्जांपल जैसे मिशन, विजन, इसकी और एग्जांपल हो सकती है अलूशन और एलूजन। ये दी अलूशन आइलैंड है, एक चेन ऑफ आइलैंड है जहाँ काफ़ी आइलैंड्स जो इकट्ठे हैं उन्हें दी अलूशन आइलैंड्स कहते हैं। तो अब ये अलूशन और अलूजन आपको पता है सिर्फ मिडल साउंड की वजह से जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। अब हम टेबल में देखते हैं वो वाले कॉन्सोनेंट्स जो मिडल में चेंज हो रहे हैं और वो वाले कॉन्सोनेंट्स जो आखिर में चेंज होकर मिनिमल सेट बना रहे हैं। इसके लिए अगर आप फोर्थ कॉलम में आएंगे तो ये जो आपको पहला नज़र आ रहा है रैम, रैन, रैंग, ये वो वाले कॉन्सोनेंट्स हैं जो सिर्फ आखिर में साउंड चेंज होने की वजह से हो रहा है मिनिमल सेट। और लिसन, मिजन, मिशन या विजन, ये वो वाले कॉन्सोनेंट्स हैं जो आखिर में होने की वजह से जिनमें दरमियान वाला साउंड सिर्फ चेंज हो रहा है और उसकी वजह से ये मिनिमल सेट हमें नज़र आ रहा है। अब अगर हम देखें ये जो हमारे पास सिंबल हैं, ये सारे सिंबल जिनकी अभी हम बात करने जा रहे हैं, तो फोर्थ कॉलम में हर सिंबल का जो है वो नेम है जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंबल्स फॉर कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो कुछ सिंबल इस तरह के हैं जो अल्फ़ाबेट्स की तरह ही हैं, जैसा कि हमारे पास है ब, ड, फ, ह, ख, ल, म, न, फ, र, स, ठ, व एंड ज। ये वाले सिंबल्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट से सिमिलर हैं, जो कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। कुछ सिंबल्स इस तरह के हैं जो स्पेलिंग में कुछ और हैं लेकिन उनका फोनेटिक यूसेज यानी वो साउंड्स कुछ और देते हैं। उसकी एक एग्जांपल है सी, स्पेलिंग कुछ और है, फोनेटिक यूसेज कुछ और है। जैसे बैखन और कप में स्पेलिंग सी है लेकिन साउंड ख है। कभी कभार यही सी जो है वो स का साउंड दे रहा होता है जैसे सेलर या रिसीव में। और इवन के जब टू सीज कभी कभार इकट्ठे आ जाते हैं तो यस वो स ख का जो है वो एक सीक्वेंस हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे हम जैसे पढ़ते हैं एक्सेंट, तो ख साउंड भी है और स साउंड भी है। एक सी जो है वो फर्स्ट सी ख साउंड दे रहा है, सेकंड सी स का साउंड दे रहा है, एक्सेंट या एक्सेस। और आमतौर पर जो सिंबल समटाइम्स जो है वो डिफ़र करता है कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर से। ठीक है, वो ये वाला साउंड है जी। मैंने असल में लिखना इधर ही था लेकिन वो इधर टाइपिंग में हो नहीं रहा था। तो अब जी का भी इसी तरह का कुछ केस है। अब जी, जब हम जी का जो कॉन्सोनेंट, जी का जो नेम है वो जी है, जी हम इस लेटर को हम जी कहते हैं। लेकिन अगर आप इस वर्ड में आए तो इधर गाय या गैस का साउंड दे रहा है। ठीक है, और जब हम इधर एज में आते हैं तो एज में ये ज साउंड दे रहा है। ठीक है, तो और द साउंड इन द नेम ऑफ द लेटर जी। ठीक है, अब एज में जी का वही साउंड है जो जी का असल में लेटर का भी नेम है जी, जी, तो वही इधर एज में साउंड आ रहा है लेकिन गाय और गैस में डिफरेंट है। फिर हमारे पास तीस तीस थर्ड टाइप सिंबल्स जो हैं वो उन्हें हम सप्लीमेंट सिंबल्स कहते हैं, जिनके लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं है क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन साउंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन
40 के करीब हैं टोटल। खैर तो लेकिन कॉन्सोनेंट तो सारे 40 नहीं हैं। तो खैर वो अब वो जो साउंड्स, बाकी साउंड्स को भी तो हमने शो करना है ना, ज ज य वगैरह। तो उसके लिए हम कुछ सप्लीमेंट्री सिंबल्स जो हैं वो भी ऐड करते हैं रेगुलर अल्फ़ाबेट्स में। और वो जो सिंबल्स हैं वो हम यूज़ करेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन में जो यूज़ किए थे, या इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने जो डिवाइस किए थे। और ये 1886 से एक बॉडी फंक्शन कर रही है, और इसमें लीडिंग फोनेटिशियंस फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क और अब और कंट्री से भी ऐड हैं। तो अब हम ये जो कॉन्सोनेंट चार्ट है ना, वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा तो देता हूँ, लेकिन चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 जो इस बुक है उसमें हम डिटेल से उस चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये वो चार्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। और अगर आप ये फर्स्ट कॉलम देखें तो इसमें आपको सिंबल नज़र आ रहे भी होंगे, जैसे ये है, ठीक है, फिर ये है, ये है, ये है, ये है, ये। तो अब हम जो है वो इन सब कॉन्सोनेंट को ना एक एक करके, तो अभी जो हमने ये सप्लीमेंट सिंबल्स की बात की है, अब हम हर सिंबल को जो है वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है, डिटेल से। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हीलर नेज़ल कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। और ये जो साउंड है ये इस तरह लिखा जाता है, और ये आमतौर पर जो कंबाइन करते हैं हम इसे, जो लेटर जी है, आमतौर पर जो ये लेटर जी इस तरह नहीं लिखा जाता। जब हम इसकी, ये आमतौर पर इस तरह भी लिखा होता है, ठीक है, जब एज अ साउंड ये लिखा होता है, एज अ साउंड का सिंबल जब ये लिखा होता है। तो हम क्या क्या किया जाता है इसमें, अब एन जो है, एन के साथ जब जी की टेल मिला दी जाती है तो ये साउंड बन जाता है। और इट डिसेंड्स बिलो द लाइन, अब इसका क्या मतलब है डिसेंड बिलो द लाइन। आपको पता होगा बचपन में आपने भी जब इंग्लिश राइटिंग सीखी होगी शुरू में, तो आप 4 लाइन वाले पेज पर लिखते होंगे। तो डिसेंड बिलो द लाइन का मतलब है कि ये 3rd लाइन से नीचे जाएगा, इस तरह। यह इसका मतलब है डिसेंड बिलो द लाइन, और इसे हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिसेंडर। तो कुछ लोग इसे एंग कहते हैं, ENG, और कुछ लोग इसे एंगमा भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और ये वही साउंड है जो हम काफ़ी जो है वो वर्ड्स के आखिर में देखते हैं, जैसे रैंग, ठीक है। और कभी कभार ये दरमियान में तो कम ही आता है, लेकिन आ जाता है, लेकिन आखिर पे ज़्यादा आता है, लेकिन शुरू में ये वाला साउंड वर्ड्स के शुरू में नहीं आता। फिर हमारे पास है वॉइस्ड डेंटल फ्रिकेटिव, ठीक है। और इसका सिंबल ये है अपराइट वर्जन ऑफ ग्रीक लेटर सीटा, इसे सीटा कहते हैं, आपको पता है, ये मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स वगैरह में भी यूज़ होता है। और ये हम वॉइसलेस डेंटल फ्रिकेटिव के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अगर आप देखना चाहें तो वो मैं फर्स्ट चैप्टर में ही सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब ये आता है इस तरह के वर्ड्स के शुरू में भी, जैसे साए, सिन, सिंबल, या एसर के दरमियान में है एसर, और ब्रेस के आखिर में, और माउथ के भी आखिर में। अब इसी का हमारे पास एक काउंटर पार्ट है वॉइस्ड डेंटल फ्रिकेटिव, जिसे हम ज कहते हैं। तो ये भी इसी तरह प्रोनाउंस होता है कि अगर आप हमारे जो ऊपर और नीचे वाले दांत हैं उनके दरमियान जब आमतौर पर टांग आती है, या बिहाइंड दी अपर टीथ जब टांग टच करती है, तो ये वाला साउंड प्रोनाउंस होता है, जिससे उर्दू में आमतौर पर जो जाल है अरबिक या उर्दू में वो इसी का है, इसी से मिलता जुलता है ज। और इसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है, और इसे हम एस कहते हैं। जो मैंने वीडियोस बनाई थी लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज, उसमें मैंने बताया भी था कि एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश में ये जो लेटर था, ये एज अ स्पेलिंग्स में भी यही लेटर यूज़ होता था, लेकिन अब ये एज अ साउंड सिंबल यूज़ होता है, लेकिन स्पेलिंग में यूज़ नहीं होता। और ये हम यूज़ करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वॉइस साउंड। अब ये जाहिर है ये काउंटर पार्ट है, जो क्योंकि ये भी डेंटल साउंड है, ये भी डेंटल साउंड है, और दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन ये वॉइस्ड है, और इसीलिए ये काउंटर पार्ट बनता है इसका। और अब ये जो ये भी आमतौर पर शुरू में आता है, जैसे दाए, देन, देम, और आखिर में भी कभी कभार। अब इसे हम ब्रीज कहते हैं, ब्रीज, ब्रीद, ठीक है। और ये जो दोनों सिंबल हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों जो हैं
गो अप फ्रॉम द लाइन ऑफ राइटिंग रादर दैन डिसेंडिंग बिलो। तो ये असेंडर्स हैं, असल में असेंडर्स क्यों हैं, ये देखें 4 लाइन अगर हमारे पास हों तो हम थीटा को आमतौर पर इस तरह लिखेंगे और दूसरे सिंबल को भी इस तरह लिखेंगे, यानी ये लाइन से नीचे नहीं जाएगा, इसलिए असेंडर है। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों साउंड जो हैं एक ही स्पेलिंग से शो होते हैं, ठीक है, यानी इन्हें हम स्पेलिंग से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, बस जो हमें डिक्शनरी को देखना पड़ेगा फिर इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, ये वर्ड है THIGH, अब इसमें हम ये वाला साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये यार THY दाए, इसमें हम ये वाला साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इस तरह की इरेगुलरिटीज़ काफ़ी मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें अगर हमारे सामने कोई न्यू वर्ड आ रहा है और हमें उसका कम्बिनेशन का नहीं पता तो हमें डिक्शनरी में देखना चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है वॉइसलेस पैलेटो एल्वियोलर, जिसे हम कहते हैं श साउंड। अब सिंबल जो वॉइसलेस एल्वियोलर या पोस्ट एल्वियोलर के लिए यूज़ होता है वो श है। इसे हम लॉन्ग एस कह सकते हैं, जैसे शाय के शुरू में, शीप के शुरू में और रैश के आखिर में। ये असेंडर भी है और डिसेंडर भी है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये लॉन्ग साउंड है, इसे हम आमतौर पर 4 लाइंस में ही लिखते हैं, इसलिए ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। तो लॉन्ग स्ट्रेट एंड एस इसे हम कह सकते हैं, गोइंग बोथ अबव एंड बिलो द लाइन ऑफ राइटिंग, ठीक हो गया। इसी का काउंटर पार्ट जो है, जो वॉइस्ड है, वो ये साउंड है ये, और ये ऐसे ही है जैसे लॉन्ग जा हो, तो जी जी या जिसे हम जेड भी कहते हैं, इसे हम आमतौर पर इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये पर इसका जो ये साउंड है ये है ये, ठीक है। और ये आमतौर पर आता है मिडल ऑफ वर्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे विजन, ये, मैयर, लेयर, ठीक है। और कभी कभार कुछ फॉरेन वर्ड्स जो है उनके शुरू में भी आ जाते हैं। ये जीन, हम आमतौर पर ऐसे जीन कह देते हैं कि ये जीन है, या यंदम, और इस सा की बजाय ये यश, जो भी है, खैर ये फॉरेन नेम्स के जो है वो इस तरह शुरू में भी आ सकता है ये साउंड, लेकिन इंग्लिश में आमतौर पर मिडल में आता है ये। अब हमारे पास एक आ रहा है वॉइस्ड एल्वियोलर अप्रॉक्सीमेंट, ठीक है। तो इसे हम इस तरह भी लिख लेते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक इशू है, वो हम देखते हैं अभी, कि ये आमतौर पर जो बिगिनिंग ऑफ द राय में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो ये वाला है, और इसका अपसाइड डाउन वर्जन जो है वो यूज़ होता है, जो कि ये है, ठीक है, ये वाला, ये इसका वर्जन आमतौर पर यूज़ होता है IPA वगैरह में। तो इंग्लिश में ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती कि हम बेशक र को इस तरह ट्रांसक्राइब करें या इस तरह ट्रांसक्राइब करें, लेकिन क्योंकि हम IPA के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, हम IPA सिंबल्स को ही प्रीफर करेंगे और हम इसे इसी तरह ट्रांसक्राइब करेंगे। और इसकी क्या वजह है कि IPA में ये वाला सिंबल है, उसकी वजह यह है कि जो मोस्ट कॉमन र साउंड है, ये दुनिया की काफ़ी लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रिल्ड या रोल्ड आ रहा है, जिसकी हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि आमतौर पर टंग टिप जो है वो टंग थोड़ी रोल करके आती है अल्वियोलर रिज पर। एक तो डायरेक्ट हम रा कहते हैं, लेकिन अगर रोल्ड आर में र र र इस तरह का थोड़ा साउंड आता है। तो स्पेनिश, फिनिश, रशियन, अरबिक, पर्शियन, थाई और कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, तो उनमें यही जो साउंड है उसके लिए IPA में यही सिंबल डिवाइस किया गया, क्योंकि वो इंग्लिश के इस र से डिफरेंट है, वो ट्रिल्ड और रोल्ड आर है। तो ट्रिल्ड और रोल्ड आर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। और अब क्योंकि ये वाला सिंबल जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है ज़्यादा लैंग्वेजेस में और ज़्यादा कंसिस्टेंट यही सिंबल है, तो इट्स यूज़ एज अ जनरल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो यानी क्योंकि जो फिर साउंड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है IPA में, वही ज़्यादा सिंबल फिर यूज़ होता है। तो IPA इसीलिए यूज़ द मोस्ट कॉमन वेरिएंट ऑफ द लेटर र। इसका जो मोस्ट वेरिएंट सिंबल है, जो साउंड है वो ये है, उसके लिए IPA ने ये वाला सिंबल बनाया। तो यही वाला सिंबल IPA में इस वजह से यूज़ होता है कि ज़्यादा लैंग्वेजेस में रोल्ड या ट्रिल्ड आर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वॉइस्ड पैलेटल, हम क्या कहेंगे इन्हें, हाँ, वॉइस्ड पैलेटल अप्रॉक्सीमेंट। अब इसका
इसके भी सिंबल्स में एक इशू है। कई लोग इसे इस तरह प्रोनाउंस ट्रांसक्राइब करते हैं और कई लोग इसे इस तरह करते हैं। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है और इससे एक इशू पैदा होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, और वो यह कि आप अगर डिफरेंट बुक्स को देखेंगे ना, तो डिफरेंट बुक्स में फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कुछ सिंबल्स की थोड़ी हमें डिफरेंट नज़र आती है। ये हम आगे जाके भी बात करेंगे इस पर। लेकिन हाँ, आपको पता है हम बुक फॉलो कर रहे हैं कोर्स इन फोनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि हाँ, जितनी भी बुक्स हैं उनमें अगर कोई ऑथेंटिक है जो सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती है तो वो यही बुक है। और पीटर लैडफोर्ड का भी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। तो जहाँ तो हम कंसर्न हमारा होगा जनरल फोनेटिक्स से, यानी जहाँ हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे होंगे, तो उधर हम आईपीएस सिंबल यही यूज़ करेंगे, ये जो कि आमतौर पर इनिशियल साउंड्स में भी आता है, यस, येट, यीस्ट, और इवन कि अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में भी देखेंगे तो उधर भी यही वाला सिंबल यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हर तरह के वेरिएंट्स को तो नहीं कवर करती, लेकिन उधर खैर यही सिंबल यूज़ होता है। लेकिन आईपीए जो है, आईपीए में ये सिंबल भी यूज़ होता है, ये सिंबल भी मौजूद है, लेकिन ये एक और साउंड के लिए। और असल में आईपीए में ये वाला साउंड एक वावल के लिए भी है, जो कि फ्रेंच वर्ड सू, अब ये पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, इसमें ये वाला साउंड आता है। तो आईपीए में ये वाला सिंबल फ्रेंच जो वर्ड है टीयू, उसमें एक वावल के लिए यूज़ होता है। एक और रीज़न ये भी है कि ये जो है यानी अब ये रीज़न के कई लोग इसके इस तरह ही क्यों लिखते हैं, वो यह कि कई लैंग्वेजेस जो हैं जैसे जर्मन होगी, डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, इनमें ये जो लेटर है ये एज अ स्पेलिंग यूज़ होता है, या के लिए। और इसको जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इंग्लिश स्पेलिंग सिस्टम में इसे लेटर वाई से लिखा जाता है। इस वजह से भी हम ये वाला लेटर यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे जब इस वर्ड को जब इंग्लिश स्पेलिंग्स में लिखा जाएगा तो हम वाई से ही शुरू करेंगे। तो लिहाजा अब ताकि कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से भी जो लोग हैं वो ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं वो इस वजह से भी करते हैं। और लेकिन वो वाली बुक्स जिनका कंसर्न सिर्फ इंग्लिश फोनेटिक्स के साथ है, वो फिर यही वाला सिंबल यूज़ करती हैं। उन बुक्स में यही वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ये वाला नहीं। लेकिन हम इधर यही वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम आईपीए के साथ कंसिस्टेंट थोड़ा रहना चाहते हैं, और हम रीज़न भी पीटर लैडफोर्ड ने बता दिया कि क्यों हम ये वाला सिंबल फ़िलहाल नहीं यूज़ करेंगे। अब ये जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं श और य, इनके लिए कुछ और सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये सिंबल्स भी जो हैं आईपीए में यूज़ नहीं होते, बल्कि कुछ बुक्स में यूज़ किए जाते हैं। ये वाला इसके लिए और ये वाला जो है वो इसके लिए, इस के लिए। अब हम आगे दो और कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं, साउंड्स को, जिसे हम आमतौर पर च और ज कहते हैं। ये एफ्रिकेट्स हैं। तो फर्स्ट और लास्ट साउंड जो चर्च में है और जो जज में है, उसे हम रिस्पेक्टिवली इस तरह ट्रांसक्राइब करते हैं। और ये डाईग्राफ सिंबल्स हैं। डाईग्राफ सिंबल्स वो होते हैं कि ऐसा सिंबल जो टू साउंड्स का कम्बिनेशन हो, उसे हम डाईग्राफ सिंबल कहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं, ये फोनेटिकली हम फर्स्ट चैप्टर में ही बात कर चुके हैं। इनमें एक स्टॉप साउंड होता है और उसके फ़ौरन बाद एक फ्रीकेटिव आता है। आपको पता है ये टी स्टॉप साउंड है और ये फ्रीकेटिव है, ठीक है। ये डी जो है वो स्टॉप है और ये जो है वो फ्रीकेटिव है, इसलिए हम इन्हें डाईग्राफ सिंबल्स कहते हैं, ये डाईग्राफ्स कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमें ऐसा ही महसूस होता है कि ये एक सिंगल साउंड ही है, ये कोई दो साउंड्स का कम्बिनेशन नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम वर्ड कहें चूज़, ठीक है, तो चूज़ के शुरू में जाहिर है ये वाला सिंबल ही आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास दो फ्रेजेस हों, वाइट शूज़ और वाई चूज़, वाइट शूज़ में भी वाइट के आखिर में टी आ रहा है और अगले साउंड के शुरू में ये आ रहा है, वाइट शूज़। वाई चूज़ में भी कम्बिनेशन यही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से इधर
ये दोनों साउंड को हम किसी और तरह भी ट्रांसक्राइब करेंगे और इसे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। और वो रीज़न ये है कि इसमें जो आर्टिकुलेशन है वाई चूज़ में, इट इज़ सो अब्रप्ट दैट इट सीम्स टू बी अ सिंगल साउंड, while in this case the articulation और द टाइमिंग बिटवीन ट एंड श इज़ नॉट सो अब्रप्ट, जिसकी वजह से ये अलग अलग साउंड हमें सुनाई दिए जा रहे हैं, वाइट शूज़ और वाइट चूज़। ये एक रीज़न है, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि इट हैज़ मोर अब्रप्ट फ्रिकेटिव ऑनसेट एंड द टाइमिंग ऑफ द स्टॉप एंड फ्रिकेटिव इज़ मोर रिजिड, यानी टाइमिंग जो स्टॉप और फ्रिकेटिव के दरम्यान वो बहुत रिजिड है, इसमें बहुत कम टाइम में ही स्टॉप जो है वो फ्रिकेटिव को फॉलो कर लेता है, इस वजह से, ठीक है, ये वाला साउंड एक साउंड की तरह सुनाई देता है, ठीक है, जबकि इधर ये वाला केस जो है वो नहीं है। और उसकी रीज़न एक और ये भी है कि कई स्पीकर जो हैं, अच्छा, तो वो रीज़न ये है कि कई स्पीकर्स जो हैं वाइट शूज़ जब प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो वाइट में टी की जगह वो ग्लॉटल स्टॉप को भी यूज़ कर लेते हैं, वाई शूज़, लेकिन वो कभी भी चूज़ में जो है वो ग्लॉटल स्टॉप को यूज़ नहीं कर पाते और कभी नहीं वो इस तरह क्या होते। तो ये एक और रीज़न है कि ये जो दो है वो इनमें टाइमिंग ज़्यादा है, लेकिन इनके फ्रिकेटिव स्टॉप कितनी देर में फ्रिकेटिव को फॉलो करता है, लेकिन इसमें टाइमिंग बहुत अब्रप्ट है, जिसकी वजह से इधर ग्लॉटल स्टॉप भी फॉलो नहीं कर पाता। अब ये हम क्यों डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह का डिफरेंट हम हीट शीट्स में भी, जो कि इसकी एग्जांपल है, हीट शीट्स ये एग्जांपल है, माइट शॉप ये एग्जांपल है, माई चॉप ये एग्जांपल है। वी हैव नो सॉरी, ये तो अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, चलें अभी बल्कि हाँ यही चलें बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो अब ये जो फ्रिकेटिव है च, इसका हमें पता है काउंटर पार्ट ज है, और ज भी है तो कम्बिनेशन दो साउंड्स का ही है कम्बिनेशन, ये भी एक डायग्राफ सिंबल ही है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का कोई वर्ड भी जो है वो य से शुरू नहीं होता, लिहाजा इधर हमें इस तरह की जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी य से जो है वो वर्ड आमतौर पर शुरू नहीं होता, ठीक है। तो च और ज के लिए कुछ और सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, और वो हैं सी के ऊपर जब इस तरह लगा दिया जाए और ये के ऊपर जब इस तरह लगा दिया जाए, तो ये इसके लिए और ये इसके लिए यूज़ होता है आमतौर पर इंग्लिश में। और ये ट्रांसक्रिप्शन ये फैक्ट जो है वो हाईलाइट करती हैं कि जो एफ्रिकेट्स हैं वो सिंगल यूनिट्स हैं बाय यूजिंग अ सिंगल लेटर टू ट्रांसक्राइब देम, ठीक है। ये असल में ये ट्रांसक्रिप्शन इसलिए यूज़ होती हैं कुछ बुक्स में कि जब वो ये बताना चाह रहे हों कि या इस कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हों कि एफ्रिकेट तो एक सिंगल साउंड ही है, कोई दो साउंड्स नहीं है। और अब इसके लिए आईपीए में इसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये तो कुछ बुक्स में अडॉप्ट किया जाता है। आईपीए में इसके लिए ये सिंबल है कि जब हम एक एफ्रिकेट लिख रहे हों ये या ये, और जब हमें पता हो कि ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है, यानी ये दो ऐसे कॉन्सोनेंट नहीं है जिन्हें अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर जब दो कॉन्सोनेंट या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, जैसे स्प्राई, स्प्राई, स्पर, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। तो लेकिन अब वाइट शूज़ में असल में कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, टी के बाद श आ रहा है, लेकिन वो श उसका टी का हिस्सा नहीं है, वो एक साउंड नहीं, अलग अलग है, लेकिन आ इकट्ठे ही रहे हैं। तो वो जब कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो तो वो तो फिर उसी तरह लिखते हैं, लेकिन जब हमें पता हो कि ये च जो है, जैसे वाई चूज़ जैसी अगर हमने वर्ड को ट्रांसक्राइब करना हो तो फिर हम एक लिगेचर सिंबल यूज़ करते हैं, और उस लिगेचर ये, ठीक है, ये होता है लिगेचर सिंबल। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब वाई चूज़, अब ऐसे वर्ड में जहाँ ये वाला कम्बिनेशन आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह करके ऊपर लिगेचर सिंबल डालते हैं, तो चूज़ को हम इस तरह करेंगे, और ये जो लिगेचर सिंबल होता है ये दो जो साउंड्स हैं उन्हें टाई कर देता है, आपस में बांध देता है कि ये एक ही साउंड के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह हम आईपीए में इसका ये सोल्यूशन करते हैं, लेकिन जब हमें पता हो कि ये हम वाइट शूज़ जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हम इसी तरह लिख देंगे, लिगेचर सिंबल ऊपर नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। तो ये एक रीज़न है
आगे अब हम देखते हैं ग्लॉटल स्टॉप को। तो ग्लॉटल स्टॉप को हमने फर्स्ट चैप्टर में भी दो एग्जांपल्स के ज़रिए देखा था कि अगर हम लिखें फ्ली ईस्ट और फ्लीस्ट, तो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है हम इस तरह करेंगे। जबकि कई स्पीकर जो हैं जब वावल के बिगनिंग में एट द बिगनिंग ऐसे वर्ड जो कि वावल से शुरू हो रहे हों तो उसमें ग्लॉटल स्टॉप का इन्फ्लुएंस वो ले आते हैं कई स्पीकर्स, अमेरिकन इंग्लिश में ख़ास तौर पर। तो वो इसकी प्रोनाउंसिएशन फिर फ्ली ईस्ट इस तरह बन जाती है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी थी। ठीक है, फ्ली ईस्ट क्योंकि वावल से शुरू हो रहा है तो वो एक ग्लॉटल स्टॉप का उधर इन्फ्लुएंस आ जाता है। लेकिन ग्लॉटल स्टॉप का स्टेटस एज अ कॉन्सोनेंट फ़नीम कि क्या ये एक फ़नीम है भी है, सेपरेट फ़नीम इन इंग्लिश, ये क्वेश्चनेबल है। और उसकी वजह यह है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है। यानी जैसे हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है ख, अब ये खैट है तो खैट के शुरू में आ रहा है, बुक है तो बुक के आखिर में आ रहा है, या फिर बकल है तो बकल के ये दरमियान में आ रहा है। तो इस तरह ग्लॉटल स्टॉप नहीं है कि इजीली जो है वो साउंड्स के शुरू में, आखिर में या दरमियान में आ जाए। इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या इसको एज अ फ़नीम जो है वो कुछ लोगों ने कंसीडर नहीं किया, कुछ फोनेटिशियंस ने। तो ग्लॉटल स्टॉप जो है ये आमतौर पर बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स में आते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, जैसे कि अभी हम फ्ली ईस्ट वाली बात कर चुके हैं। अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी वर्ड्स के शुरू में ग्लॉटल स्टॉप को यूज़ किया जाता है, जैसे ईस्ट वर्सेस ईस्ट। तो ईस्ट की बजाय वो क्या है कहेंगे ईस्ट। ठीक है, और लंदन कॉकनी एक्सेंट में, यानी जो लंदन का एक एक्सेंट है जिसे कॉकनी एक्सेंट कहते हैं, उधर जो ग्लॉटल स्टॉप है वो बिटवीन टू वावल्स भी आ जाता है, जैसे बटर बटर पठन। तो वो फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन इस तरह हम करते हैं बह। अब जाहिर आर जो है वो कभी कभार नहीं भी प्रोनाउंस होता ब्रिटिश इंग्लिश में, तो बह या बटन बहन, तो इस तरह दरमियान में आ जाता है कभी कभार। और इवन के जो अमेरिकन कैजुअल स्पीच है उसमें कई वर्ड्स का जो फाइनल टी है, फाइनल ठ साउंड, उसको वो ग्लोटलाइज कर देते हैं। ग्लोटलाइज का मतलब क्या है कि ठ ठ के साथ जो है वो साथ ही जो है उसके एक ग्लोटल स्टॉप भी हमें ऐसे लग रहा होता है कि ठीक है टी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ग्लोटल स्टॉप का आ रहा है। ठीक है, और मोर यूजुअली प्रोनाउंस विद साइमल्टेनियस ग्लोटल स्टॉप, या कभी कभार तो वो टी जो है वो ही ग्लोटलाइज्ड हो जाता है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह लगता है कि वो ग्लोटल स्टॉप ही बन गया, या टी के अलावा अलग से ग्लोटल स्टॉप भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी फिर ना प्रोनाउंसिएशन इस तरह आमतौर पर बनती है इस तरह। और क्योंकि अब वो भी दो कॉन्सोनेंट जो हैं वो इकट्ठे हो रहे होते। ठीक है, तो यानी मैं कह रहा था कि दो कॉन्सोनेंट्स जो हैं इधर भी क्योंकि इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्हें टाई टुगेदर और इसी तरह लग रहे हैं कि वो एक ही साउंड है। ठीक है, कोई टी ग्लोटलाइज्ड हो जाता है इतना, तो उस वजह से फिर उसके ऊपर भी हम लिगेचर का सिंबल जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी कॉन्सोनेंट है जिसे हम आज देखने जा रहे हैं वह जिसे हम कहते हैं साइड ऑफ द लिप्स, जब आपस में टच करती हैं और लिप्स की शेप थोड़ी राउंड हो जाती है तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है वह। ठीक है, जैसे वाइट वगैरह इस तरह के वर्ड्स में। इसमें भी एक इशू है, आमतौर पर तो जो मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनके लिए विच और विच ये जो दो वर्ड्स हैं बेशक स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन कुछ स्पीकर कहते हैं कि ये जो पेयर है विच और विच, वाई वाई वेदर और वेदर, ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस तरह समझते हैं कि वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो है इन सारे पेयर्स में जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है वो कहते हैं कि उसका साउंड जो है वो इसी तरह है जैसे शुरू में एच आ रहा हो। तो यानी विच की बजाय विच 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 विच, एक विच है लेकिन विच, और एक है विच। और वाई वेदर वेदर, यानी वो शुरू में ह का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस समझते हैं कि शुरू में है, यानी वो इस तरह प्रोनाउंस करते हैं।
अब उससे होता ये है कि जब शुरू में ह का इन्फ्लुएंस आता है उसकी वजह से डब्ल्यू आमतौर पर तो वॉइस्ड है, लेकिन ये वॉइसलेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये सिंबल अब लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, यानी हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह लिखें जी विच। ठीक है, बल्कि आईपीए में इसके लिए एक और सिंबल है, डाउन डाउन साइड वर्जन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो विच को हम सिर्फ इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। आईपीए में ये सिंबल शो ही ये करता है कि ये जो डब्ल्यू है वो है जो है इसका ये जो है वॉइसलेस वर्जन है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये रेफरेंस है तो बुक भी ज़रूर डाउनलोड करें, बुक से भी ज़रूर पढ़ा करें। ठीक हो गया। और यह है कि ये जो अभी मैंने आपको सिंबल्स दिखाए हैं और उनके बारे में हमने बात की, अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो, चैनल पे अगर आप होम सेक्शन पे आएंगे, जब आप चैनल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो इधर आपको ये मिलेगा वॉवल कॉन्सोनेंट डिफ्थोंग प्रोनाउंसिएशन। इस पर आप क्लिक करें। इधर आपको जो है वो कुछ प्ले लिस्ट नज़र आ रही होंगी, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश डिफ्थोंग्स और इंग्लिश वॉवल्स। ये मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से कुछ वीडियोस ऐड की हैं और इनमें कुछ थोड़ी एनोटेशन की है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हर साउंड को जो है वो प्रोनाउंस किस तरह करना है, और कुछ एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।